नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जितने भी पेंडिंग एमसीक्यूज़ हैं कैश बुक से रिलेटेड वो कंप्लीट करेंगे। तो 151 तक हमने एमसीक्यूज़ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो 152 नंबर जो भी डिस्कस करूंगा और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो 151 वाला पिछली वीडियो में था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को पिछले वाले में डाउट था तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अ सेलर रिटर्निंग गुड्स एंड सेंडिंग नोट टू द पार्टी हु रिटर्न द गुड्स। तो सेलर एक नोट सेंड कर रहा है। किसको नोट सेंड कर रहा है? सेंडिंग नोट टू द पार्टी हु रिटर्न द गुड्स, जिन्होंने हमें गुड्स रिटर्न की है। लेट इट बी आई एम द सेलर, मैंने गुड्स बेची किसी को, जिसको मैंने गुड्स बेची हैं। आई एम सपोज टू टेक मनी फ्रॉम दैट पर्सन, उससे पैसा अब मेरे को लेना है और मेरी बुक में उसका डेबिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा बेटा? मैंने जिससे पैसा लेना होगा, जिनको गुड्स मैंने बेची होंगी उनसे पैसा लेना होगा, वो मेरा डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो जिनको मैंने गुड्स बेची थी अब वो मेरे को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो अपनी बुक्स में अब उनको मैं क्या करूंगा? पहले डेबिट बैलेंस था, जब उन्होंने गुड्स मेरे को रिटर्न कर दी, इट मीन्स अब मैंने उनसे कम पैसा लेना है। लेट इट बी मैंने 1 लाख रुपीज की गुड्स उनको बेची थी एंड आउट ऑफ दैट 1 लाख उन्होंने 10,000 की गुड्स मुझे वापस कर दी। तो आई एम सपोज टू टेक हाउ मच मनी फ्रॉम दैम। अब मैं उनसे कितना रुपया लूंगा? 1 लाख तो नहीं होगा, मैं उनसे अब 10,000 कम लूंगा, 90,000 रुपीज उनसे लूंगा। तो 10,000 रुपीज से जो उनका अकाउंट पहले डेबिट था अब वो मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो जब मैं उनका अकाउंट अपने बुक्स में क्रेडिट करूंगा तो एक नोट मैं बनाकर उनको दूंगा, जिस नोट को हम क्रेडिट नोट कहते हैं। क्रेडिट नोट का मतलब क्या गया कि श्रीमान जी मैं आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं। तो क्रेडिट मीन्स जिसको ऑलरेडी पहले डेबिट किया था, अब उस डेबिट को खत्म करने के लिए अकाउंट्स में क्या होता है, किसी के इफेक्ट को खत्म करने के लिए अगर डेबिट है, इफेक्ट खत्म करने के लिए इसको क्रेडिट कर दो, वो खत्म हो जाएगा। और अगर कोई क्रेडिट है उसको खत्म करने के लिए डेबिट कर दो। तो अब इसको क्या करेंगे बेटा? अब हम उसके लिए जो नोट देंगे उसे क्रेडिट नोट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कैश डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर इज अकाउंटेड फॉर एज। तो जो कैश डिस्काउंट सेलर के द्वारा अलो किया गया होगा, तो सेलर ने जो डिस्काउंट अलो किया होगा वो सेलर के लिए खर्चा है। तो अगर वो सेलर के लिए बेटा खर्चा है तो डिस्काउंट अकाउंट हमारा जो होगा वो डेबिट होगा। तो क्या इफेक्ट होगा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो होगी उसे हम जर्नल कहते हैं। क्या बोलेंगे? जर्नल बोलेंगे। अनदर टर्म यूज फॉर रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज, बिजनेस ट्रांजैक्शन को नोट करने के लिए जो एक और टर्म होती है उसे हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। ए पार्ट तो ये तो इजी वाले हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। 156 डिटरमाइनिंग द डेबिट एंड क्रेडिट पार्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। किसी भी ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट पार्ट क्या है तो उसको डिटरमाइन करने के जो प्रोसेस को हम एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना कि किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। तो क्लासिफाइंग नहीं है, समराइजिंग नहीं है, इंटरप्रेटिंग भी नहीं है। नेक्स्ट इज बेटा अ जर्नल इज ऑल्सो नोन बाय। जर्नल को हम और क्या कह सकते हैं? जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। डेबिट बैलेंस इन अ पर्सनल अकाउंट मीन्स, ध्यान से समझेंगे तो डेबिट बैलेंस किसी पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या जाता है कि हमने इस पर्सन से, मेरी बुक्स में जिसका डेबिट बैलेंस होगा दैट मीन्स वो मेरे लिए एसेट है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। डेबिट बैलेंस तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा एसेट है। तो वो मेरा एसेट क्या है, मेरी प्रॉपर्टी कैसे? बिकॉज आई एम सपोज टू टेक मनी फ्रॉम हिम। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, इसका मतलब क्या जाता है? डेबिट बैलेंस इन ए पर्सनल अकाउंट मतलब क्या आ जाएगा? अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम हिम। हमने
उनसे पैसा लेना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक्सपेंस अकाउंट, थोड़ा सा इसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी। ट्रायल बैलेंस, जनरल एंट्री, उन्हीं से रिलेटेड सब कुछ है। एक्सपेंस अकाउंट विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ये मैंने ट्रायल बैलेंस में आपको डिक्टेट किया हुआ, समझाया हुआ है। कमीशन अकाउंट विल हैव, कमीशन अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? हमारे पास बेटा दो प्रकार की कमीशन होती है। इफ कमीशन अलाउड देन डेबिट बैलेंस, एंड कमीशन रिसीव्ड देन क्रेडिट बैलेंस। तो कमीशन अकाउंट कैन हैव, विल हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, तो दोनों बैलेंस उनके हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डेबिट बैलेंस, इनमें से किसका डेबिट बैलेंस होगा? डेटर्स प्रॉपर्टीज का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट होता है, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ऑप्शन ए डेटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस किसका है? तो बेटा क्रेडिट बैलेंस में डेटर्स का तो डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट होता है, गुडविल डेबिट बैलेंस, कैश इन एंड डेबिट बैलेंस, तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा। तो इसके लिए जिन बच्चों ने ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर मेरा नहीं पढ़ा, नहीं अभी तक ध्यान से स्टडी किया, तो उसको गो थ्रू कर लीजिए, तो और आसानी से ये कंसेप्ट आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट विल हैव, इंटरेस्ट अलाउड भी हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो सकता है। तो दोनों चीजें, इफ इट इज अलाउड देन डेबिट बैलेंस, एंड इफ इट इज रिसीव्ड देन क्रेडिट बैलेंस। तो ऑप्शन डी। डिस्काउंट भी बेटा सेम, on the same platform, discount allowed be, if it is allowed, expense debit balance, and received credit balance. Purchase account will have, purchase account का कौन सा बैलेंस होता है? तो परचेज जो होता है उसका हमेशा एक्सपेंस होता है। परचेज मॉडर्न अप्रोच से मैंने आपको समझाया हुआ है। तो अगर मॉडर्न अप्रोच से देखेंगे तो परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बेटा? डेबिट बैलेंस, ऑप्शन ए। सेल्स अकाउंट विल हैव, सेल्स का कौन सा बैलेंस होगा? सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है, सी पार्ट, क्रेडिट बैलेंस। बैंक अकाउंट विल हैव, बैंक का कौन सा बैलेंस? ए डेबिट बैलेंस। देन कैश परचेज ऑफ रॉ मटेरियल is initially recorded in, if it is cash purchase, if it is cash purchase of raw material, तो उसे हम इनिशियली कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? तो जो भी कैश परचेजेस होंगी, चाहे वो रॉ मटेरियल की होंगी या ट्रेडिंग गुड्स की होगी, तो उसे हम कैश बुक में लिखेंगे। तो कहाँ पर लिखेंगे बेटा उसको? कैश बुक, ऑप्शन बी। कैश रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होंगी वो कैश बुक में आ जाएंगी। तो इनिशियली रिकॉर्ड जो होगा इनिशियली कैश बुक में होगा, उसके बाद वहां से कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि इनिशियली कहां पर रिकॉर्ड होगा, तो इनिशियली इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बेटा बहुत मेहनत कर कर आपके लिए एमसीक्यूज बना रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, और वो एमसीक्यूज हो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो और इतने चैनल्स है बाकी चैनल से डिफरेंट हो। ठीक है बेटा, तो इन एमसीक्यूज को अच्छे ढंग से करिए। जो जूम पर डाउट क्लियरिंग सेशन में जो शुरू करने जा रहा हूं उसको अटेंड करें। बिल्कुल नॉमिनल मैंने फी स्ट्रक्चर रखा है, ओनली 500 फॉर ऑल अकाउंट्स, फॉर द कंप्लीट अकाउंट्स डाउट सेशन। कितने लेक्चर्स होंगे बच्चों ने पूछा था, मेरे को बेटा कुछ नहीं मालूम कि कितने लेक्चर्स होंगे, बट यस पूरा अकाउंट्स जो होगा उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे दैट आई एम गोइंग टू क्लियर। और उसकी जो इंटेंसिटी जो होगी कि कितने डेली होगा, इट कैन बी डेली बेसिस। तो इनिशियली मैं अल्टरनेटिव डेज में स्टार्ट करूंगा, तो ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो और बच्चे भी जुड़ जाएं, उन बच्चों के भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। द नेक्स्ट मंडे जो कमिंग मंडे होगा, तो आई विल बी स्टार्टिंग द जूम क्लासेस। इन बिटवीन जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है जी। और 1 लाख, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपटीशन बहुत टफ है। 1,90,000 एस्पिरेंट्स, मोर देन 1,90,000, और पोस्ट कितनी है? ओनली 2,000। तो ये जो अकाउंट्स का जो पार्ट है, अकाउंट्स का जो पार्ट है ये सबसे क्रूशियल है।
और यही अकाउंट्स का पार्ट होगा, वो आपकी सिलेक्शन में एक क्रिटिकल पिविटल जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी सिलेक्शन में। तो आई थिंक दिस 500 रुपीज इट्स नॉट अ बिग डील, एक बिल्कुल ही नॉमिनल जो मैंने फी बोली है। और अदरवाइज अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस लूँ तो इसी के लिए आई बी चार्जिंग एटलीस्ट 7 to 10,000, मिनिमम 7,000, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो कोविड की पोजीशन है तो मैं बच्चों पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता, सो दैट्स वाई एक नॉमिनल सा मैंने, ताकि मेरी अपनी जो कॉस्ट या जिसको मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलूँ एटलीस्ट उसके बराबर तो हो। मैं जो टाइम आपको डिवोट कर रहा हूँ, अगर यही टाइम मैं 11th और 12th का कोई और स्टार्ट कर लेता हूँ ग्रुप, तो मेरे को एटलीस्ट वो मेरी कॉस्टिंग कवर अप हो जाए। तो बेटा कैश परचेजेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स इज इनिशियली रिकॉर्डेड, तो कैश परचेजेस भी कहां पर रिकॉर्ड होंगी? कैश बुक में, ऑप्शन बी। क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडिंग गुड्स इज इनिशियली रिकॉर्डेड इन, जो क्रेडिट परचेज होती है, जो क्रेडिट परचेज होती है, ठीक है, जो क्रेडिट परचेज होती है ऑफ ट्रेडिंग गुड्स इज इनिशियली, तो क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी, मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था, जो भी हम क्रेडिट पर चीजें खरीदते हैं, उधार पर जो भी चीजें खरीदेंगे, तो उन्हें हम परचेज डे बुक में नोट डाउन करते हैं। परचेज डे बुक में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस परचेज डे बुक में हम लिखेंगे? वो सब ट्रांजैक्शंस जो उधार पर होंगी और वो आइटम्स जिनमें बिजनेस डील करता है। तो परचेज डे बुक में एसेट्स से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस नहीं आती, क्योंकि एसेट्स में हम डील नहीं करते, वो हमारा जो गुड्स नहीं है जिनमें हम डील करेंगे। तो जो ट्रेडिंग गुड्स होंगी, जो क्रेडिट परचेज होगा, वो परचेज डे बुक में लिखी जाएंगे। कैश सेल्स ऑफ ट्रेडिंग गुड्स इज इनिशियली रिकॉर्डेड इन, कहां पर रिकॉर्ड की जाती है कैश सेल्स? इट विल बी कैश सेल्स है बेटा यहाँ पर, कैश सेल्स, और जो ट्रेडिंग गुड्स की होंगी तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएंगे। नेक्स्ट वन, क्रेडिट सेल्स, जो क्रेडिट सेल्स होंगी ऑफ ट्रेडिंग गुड्स इज इनिशियली रिकॉर्डेड इन, तो क्रेडिट सेल्स ट्रेडिंग गुड्स की, क्रेडिट सेल्स और ट्रेडिंग गुड्स की, तो उधार वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी वो सेल्स डे बुक में हम नोट डाउन करते हैं। कैश परचेज ऑफ न्यू प्लांट इज इनिशियली रिकॉर्डेड इन, तो जो कैश परचेज है, क्या आ गया? कैश परचेज, और प्लांट हमने खरीदा, तो हम अगर कोई एसेट भी खरीदेंगे बट अगर हमने कैश पर खरीदा है तो वो हमारा कैश बुक में ही आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वाला ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या आ गया? क्रेडिट परचेज है ऑफ द न्यू प्लांट, क्रेडिट परचेज जो एसेट हमने खरीदा तो वो कहां पर रिकॉर्ड होगा? तो अगर हमने कैश परचेज किया होता, जब भी ऊपर डिस्कस किया, देन इट विल बी इन कैश बुक, बट इट इज ऑन क्रेडिट, इट इज क्रेडिट, तो ये तो कैश बुक में भी नहीं आएगा। परचेज डे बुक में कौन सी आइटम्स आती हैं? परचेज डे बुक में वही आइटम्स आती हैं जिनमें हम डील करते हैं। सो नीदर इट विल बी इन परचेज डे बुक नॉर इट विल बी इन द कैश बुक। तो इससे हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? इट विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल। तो जर्नल में इसके लिए रिलेटेड हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, इसे वहां पर नोट डाउन किया जाएगा। तो बेटा हमने कैश बुक से रिलेटेड 174 MCQs डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी तक जितनी भी मैंने आपको, जिन जिन बच्चों ने PDF के लिए सब्सक्राइब किया है, अप्रोक्सीमेटली हर एक चैप्टर के कोई 6 PDFs अभी तक बच्चों को मिल गई हैं। अप्रोक्सीमेटली हर एक चैप्टर के 200, किसी में मोर देन जो 200 है और किसी में कोई 150 या 170 या 190 के आसपास है। तो 1250 प्लस मैंने सोच सकते हैं MCQs अभी तक मैंने बच्चों को प्रोवाइड कर दिया है। अभी सिलेबस काफ़ी पेंडिंग है और 1800 तक, 15 से 1800 और MCQs हो सकते हैं। तो जैसे मैंने इनिशियली कहा था कि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत से MCQs मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है और ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल, उनमें भी मैं जो क्विज कंडक्ट कर रहा था, अब काफ़ी दिन से वहाँ पर भी नहीं मैं एक्टिव हूँ। तो वहाँ पर भी जो MCQs होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए आपकी और हेल्प करेंगे। और जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, MCQs भी ये सब कंप्लीट हो जाएंगे, तब
आपको मैं एज ए टेस्ट कुछ और एमसीक्यूज जो कंबाइंड एमसीक्यूज हो जाएंगे आपकी रिवीजन के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, तो 300-400 एमसीक्यूज आपके लिए मैंने उसके लिए भी रखे हुए हैं, तो जो आपकी परफॉर्मेंस को असेस करेंगे, जो डिफरेंट होंगे, कुछ ना कुछ उसका लेवल भी डिफरेंट होगा। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा, और जो लास्ट का जो पीरियड है अप टिल एग्जाम्स, ये सबसे क्रूशियल है। पहले जितना आपने किया हो सकता है कि वो आपका स्किप हो जाए, डाउट्स होंगे, वो आपको डाउट्स कोई आपके क्लियर ना हो पाए, तो आई विल बी अवेलेबल विद यू अप टिल द एंड। जितना भी हो पाएगा आपकी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।